उसे इतना याद था कि वो बेहोश हो गया था। उसके बाद कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ जिससे कोई परेशानी हो। तुम ठीक ही कह रहे हो माँ, इसके बाद भी कुछ हुआ ज़रूर था। क्या मतलब? माँ बोली। मतलब ये माँ कि पिछली बार जब मैं छुट्टियों में घर आया था, उस रात मैं कमरे में सो रहा था। रात के 3 बजे का समय था। कमरे की खिड़की खुली थी और उससे तेज हवा कमरे में आ रही थी। उस हवा के शोर से मेरी आँख खुली। मैंने देखा एक साया मेरे पास खड़ा था। ध्यान से देखने पर भी मैं उसका चेहरा नहीं देख पाया। उसके चेहरे पर कालिक के अलावा कुछ न था। उसका शरीर धुएं जैसा था। अचानक वो साया बादल की तरह तैरता मेरे पास आने लगा। मैं घबरा गया और अपनी चादर में मैंने अपने आप को समेट लिया। वापस देखा तो वो साया वहाँ नहीं था। उसे अपना वहम मानकर मैं भूल चुका था। पर अब दिनेश की हालत देखकर लगता है कि कुछ तो ज़रूर हुआ है माँ। उसके बाद मैं मटकी लेने चला गया। माँ श्रृंगार के लिए सामान खरीदने लगी। मुझे दुकानें बंद मिली तो मैं सीधा कुम्हार के घर चला गया। वहाँ से लाल और काली दोनों मटकी ले आया। वापस आकर जो ही सामान मैंने दिनेश के आगे रखा वो शांत हो गई। नानी उसे देखने गई और दिनेश के सामने जाकर खड़ी हो गई। कुछ देर तक नानी उसे ऐसे ही देखती रही। तो हमने नानी से पूछा, क्या हुआ नानी? नानी हमारी ओर पलटी। अब नानी के चेहरे के भाव दिनेश जैसे हो गए थे। हम और भी घबरा गए। नानी ने भी उसी चीख के साथ रोना शुरू कर दिया और कहा, मैं शार्दुल की हूँ। मेरी हत्या कर दी गई थी। मेरी लाश के बेरहमी से टुकड़े टुकड़े करके दफन कर दिए गए। मुझे इंसाफ चाहिए। मुझे जहाँ गाड़ा गया वहाँ ये लड़का पेशाब कराया। मैं सोई हुई थी। इसने मेरा अपमान किया है और मुझे जगा दिया। पर अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं जा रही हूँ, मुझे रास्ता दो। हमने पूछा, तुम इसे दोबारा परेशान तो नहीं करोगी? वो बोली, नहीं, इसने मेरा अपमान किया जिसकी सज़ा मैंने दे दी। अब मुझे जाने दो। और नानी बेहोश होकर गिर गई। हमने नानी को संभाला। इतनी देर में दिनेश भी सामान्य हो चुका था। हमने दिनेश को भी कुर्सी से खोल दिया। फिर कुछ दिन और बीते। दिनेश को काम के लिए भोपाल जाना पड़ा। दिनेश और ऑफिस के कुछ लोग होटल में रुके। होटल में आधी रात को लोगों ने शिकायत की कि वह कमरे में